हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऋषि पांडे आप सबका स्वागत करता हूं एमईएस ऑनलाइन क्लास में। साइंस के बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड मैं लेके आया हूं इस बार, क्योंकि ब्लड दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम के दृष्टि से, दूसरा ये हमारे अंदर पाया जाता है तो हमें अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो बनता कैसे है, वो होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए एमईएस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए हम देखते हैं ब्लड ब्लड होता क्या है। हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्या है, इसका संगठन क्या है, इसका ये बना जैसे ब्लड सेल्स क्या होता है, इसमें आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। इसके बाहर इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एक बार आप ध्यान से मेरे साथ इसको देख डालिए, उसके बाद एग्जाम में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर आप ध्यान से सुने रहोगे तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एग्जाम में, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो रहता ही है, तो एक बार देखने पर वैसे 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो भरोसा रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है, हम देखते हैं ब्लड क्या। ब्लड होता क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। आप अगर कोई पूछे ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड शरीर के एक एक सेल्स में ये पहुंचाता है। ये आप ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है, इसको रटना नहीं है कि आरबीसी इसलिए लाल होता है, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है। ठीक है, सब चीज़ों आपको कॉन्सेप्चुअल समझ जाओगे अच्छा है। तो पहले आप देख लीजिए तरल संयोजी ऊतक क्या है। तरल मतलब समझते हो लिक्विड, खून आपने देखा ही है, इसके बाद तो आप अननोन हो नहीं, आप इसके बारे में जानते हो। तो तरल होता है लिक्विड पानी जैसे, मतलब कि वो तरल होता है। संयोजी ऊतक, ऊतक आप जानते हो क्या होता है, हमारे शरीर कोशिकाओं से बनी है और कई कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। तो ये भी आप समझ गए, तरल और ऊतक समझ। संयोजी होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो संयोजी होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना, उसको कौन सा टिश्यू बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने आपको बताया ये ऑक्सीजन लेके एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है ना, दूसरे, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? जैसे हमारे माइंड को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ब्लड कहाँ ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहाँ से ले जाके माइंड तक जोड़ रहा है कौन? ब्लड। तो ये कौन सा ऊतक हो गया? संयोजी ऊतक। तरल है ये ऊतक है। क्लियर ना? किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। तो वन लाइनर में आपको बोला जाए कि भाई ब्लड क्या है, ये जो आपके अंदर खून बह रहा है उसको क्या बोलते हो, वो क्या होता है? तो बोलोगे यहाँ एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्लियर? तो हम देखेंगे ये बना कैसे है, इसका ये बना कैसे है। तो इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। क्या क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। क्लियर? तो प्लाज्मा कितना पाया जाएगा, कोशिका कितनी पाई जाएगी? तो प्लाज्मा जो होता है ये अराउंड 55% पाया जाता है। 55 मतलब एग्जैक्ट 55 नहीं, लेकिन ऑलवेज ये हमेशा इससे ज्यादा रहेगा। क्लियर? हो सकता है 53 ही हो, 47 हो जाएगा, जैसा भी है रेशियो, ऑलवेज ये हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर? अच्छा, प्लाज्मा में 90% तक लगभग जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। अगर हम ये समझ लें, ये है ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून की बूंद है। इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, ये मतलब बना कैसे है, ये प्लाज्मा पाया गया, ठीक, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसी को मिला के आप क्या बोल देते हो? खून, रक्त या ब्लड। मतलब अभी ब्लड को आप एक ड्रॉप जो है माइक्रोस्कोप में डालो और उसमें से देखा जाए तो इसमें इतनी चीजें आपको इजीली दिखेंगी। क्लियर? तो ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, खास इसमें नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, सब समझ में आ जाएगा, ऐसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, फिर एग्जाम में देखिए या बाहर आप सोशल में इसके बारे में बात कीजिए, अच्छा लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो हम आते हैं प्लाज्मा के बारे में। पहले प्लाज्मा समझ लेते हैं, फिर हम रक्त कोशिकाओं को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स समझते हैं। तो आइए समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ये कितना पाया जाता है? लगभग 50%, 55%, जिसमें कितना होता है? 90% अराउंड वाटर होता है। इसका काम क्या होता है? ताप को नियंत्रित करता है, जो हमारे अंदर मतलब, क्योंकि आपको पता होगा हमारे शरीर का ताप कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो हमारे शरीर का ताप कितना हुआ? 98.4 फ़ारेनहाइट अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो, और अगर डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? ताप को नियंत्रित कर रहा है। क्लियर? ठीक है। और घाव, जो हमको चोट लग जाती है कहीं पे, तो घाव को भरने का काम नहीं करता है,
और रक्त को जमाना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये समझिए रक्त को जमाने में भी किसका काम, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, हमारे चोट लगती है, खून बहता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना, कुछ देर दबा के रखो या वैसे भी कुछ देर बाद जब वो बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। उसमें कौन हेल्प करता है, आपका प्लाज्मा। क्लियर। प्लाज्मा में एक होता है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट करने में। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करें। क्लियर, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो है इसमें मतलब 90% जल पाए, 10% अदर पाए जाते हैं। तो जो 10% अदर पाए जाते हैं इसमें अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व में अकार्बनिक तत्व का इसमें काम क्या होता है, जैसे इसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी कारण खून क्षार होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है या खारा जिसको बोलते हो। क्लियर। किसके कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। ये क्या होता है, क्षारीय। अगर क्षारीय होता है तो कितना क्षारीय होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। ये बहुत बार यहाँ पूछा गया है कि ब्लड का वो क्षारीय कितना होता है। क्लियर। तो कितना होगा, 7.4। क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये पीएच वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू आप ऐसे बेसिक समझ लो, एक वैल्यू होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक होता है। कितना होता है, 14 तक, ठीक है ना, 7 होता है। क्लियर। तो 0 से 7 तक क्या होता है, ये मतलब 7 के नीचे क्या रहेगा, ये एसिड होगा और उसके ऊपर क्या होगा, बेस होगा। तो ये 7.4 जा रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये इसके ऊपर जितना रहेगा वो क्या रहेगा, बेस या क्षार, और इसके नीचे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड। तो जब इसका पीएच कितना है, 7.4 है, तो ये किस नेचर का हो गया, बेस का, मतलब क्षार। क्लियर। तो इसका कितना है, 7.4। और शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है, लगभग 5 से 6 लीटर। क्लियर। ब्लड शरीर में 5 से लीटर पाया जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, 7.4 पीएच होता है किसका, ब्लड का। ये कैसे नेचर का होता है, ये बेस नेचर का होता है। क्लियर। एसिड और बेस, तो किसमें होगा, ये बेस में। क्लियर, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्षारीय होता है किसके कारण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर। अच्छा, ब्लड आपने टेस्ट भी किया होगा या बचपन में आदमी लेता है ना मुंह में इसको कभी कभी, तो मतलब स्वाद सबको पता होता है कि नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन। अच्छा, नमकीन क्यों होता है, जैसे आपने बता दिया, क्षारीय होता है किसके कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो वो नमकीन भी लगता है स्वाद में, तो किसके कारण होता है, NaCl का। किसके कारण, NaCl का, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये NaCl में नमक, जो घर में आपके नमक होता है ना, इसको NaCl ही बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसे कारण क्या होता है, नमकीन लगता है स्वाद में। क्लियर। फिर क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पूछते हैं कि पोटेशियम का काम क्या होता है, तो जो हार्ट होता है, दिल, वो जो स्पंदन करता है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है क्या, पोटेशियम। क्लियर। मतलब जो हार्ट को रेगुलेट कौन करता है, पोटेशियम। क्लियर। तो प्लाज्मा के अंदर जो पोटेशियम पाया जा रहा है वो किसको रेगुलेट कर रहा है, हार्ट को या हार्ट के स्पंदन को। कैल्शियम, कैल्शियम हेल्प करता है कहाँ पे, ब्लड को क्लॉट करने में। क्लियर। ब्लड को जमाने में किसके साथ, फाइब्रिनोजन के साथ और प्रोथ्राम्बिन के साथ। क्लियर, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा देख लेंगे। अकार्बनिक में, अकार्बनिक तत्व में क्या क्या पाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, खारा होता है या क्षारीय प्रयुक्त का होता है। कितना खारा होता है, 7.4 पीएच। क्लियर। अच्छा, उसमें फिर NaCl के कारण क्या होता है, ब्लड का स्वाद नमकीन होता है। पोटेशियम का काम क्या होता है, हार्ट के स्पंदन में काम करता है या ब्लड को, हार्ट को रेगुलेट करता है। कैल्शियम का काम क्या है, ये इसी फाइब्रिनोजन के और प्रोथ्राम्बिन के साथ क्रिया करके ब्लड जब बाहर निकलता है उसको क्लॉट कर देता है। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया। पोषक तो जानते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, जो हमारे शरीर को पोषक देते हैं, उसमें भी प्लाज्मा का काफी काम होता है। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। इसमें ये दोनों जो हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आप भी अभी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है ना। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होगा, जब खून शरीर से बाहर निकलता है तो ऊपर एक परत बन जाती है, जिससे कारण खून बनना बंद हो जाता, बहना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर। तो किससे हेल्प होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन और कैल्शियम, ये सब मिलकर क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या कर देते हैं, लेयर बना देते हैं, जिससे कारण ब्लड बंद हो जाता है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन पे हम आते हैं, प्लाज्मा आपका पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रक्त कोशिकाएं। कितना, किस पे,
रक्त कोशिकाओं की। तो प्लाज्मा आपने पढ़ा 55% अराउंड, तो ये कितना होगा अराउंड 45%। क्लियर। अब इसमें 3 मुख्य पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सबको पता होता है। क्लियर। और एग्जाम में बहुत समझते हैं ना क्वेश्चन पूछने पूरी तो काफ़ी चेंज कर देते हैं, हमेशा क्वेश्चन घुमा घुमा के देते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ के कोई एग्जाम टैकल नहीं कर सकता है, कोई पास नहीं कर सकता है, उसको आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब इसको इसी नाम से पूछ लेते हैं। बताओ इरिथ्रोसाइट्स का मतलब कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती, कहाँ बनती है, कहाँ मरती है। तो इरिथ्रोसाइट आप सब सोचोगे है क्या, जबकि आप अगर आरबीसी दे दें आप लगा लोगे, लेकिन अगर पूछेंगे इरिथ्रोसाइट्स तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ही कभी के नाम भी चेंज कर देते हैं। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको क्लियर होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्ड सेल जिसको श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या हो गया आरबीसी। ल्यूको, इसमें एक शब्द लिखते हैं ल्यूको, ल्यूको मतलब ये होता है सफेद, क्या होता है सफेद या श्वेत, ठीक ना। तो कहीं भी जैसे एक डिजीज होता है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर होता है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं ल्यूकीमिया किससे रिलेटेड है, तो ल्यूकीमिया किससे रिलेटेड होगा सफेद रक्त कणिका से। क्लियर ना। तो पूछा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो आप क्या लगा देना डब्ल्यूबीसी। तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में लगाओगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर ना। तो हम पहले इसमें क्या पढ़ते हैं आरबीसी पर, किसके बारे में आरबीसी का रक्त कोशिका कितनी पाई जा रही है 45%, जिसमें आपका क्या है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी कितना पाया जा रहा है, एरिथ्रोसाइट कितना पाया जा रहा है 45 से 50 लाख पर mm³ पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना पाया जाता है 45 से 50 लाख। इन तीनों में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स पाया जाता है, फिर जाके डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। क्लियर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। क्लियर। आरबीसी मतलब किसका पार्ट है, जो कि रक्त कोशिकाओं का पार्ट है। आरबीसी को आपने समझ लिया है, क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या कितनी होती है 45 से 50 लाख पर mm क्यूब होता है। इसका मतलब ये बोलते हैं ये बनती कहाँ है आरबीसी का, मतलब आरबीसी बनती कहाँ है, तो कहाँ बनता है वो बोन मैरो में बनता है, और कभी कभी बोलते हैं प्लीहा में भी बनता है। कहाँ बनता है प्लीहा में भी बनता है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ऐसा समझ लो कि जब बच्चा पेट में होता है भ्रूणावस्था में, तो ब्लड जो है मतलब 3-4 महीने तक होता है तो प्लीहा में होता है। उसके बाद यकृत में भी बनता है ब्लड, उसके 3-4 महीने के बाद बच्चे पे यकृत या लीवर में ब्लड बनता है, और पैदा होने के बाद बोन मैरो बनता है। अभी हम आपको बता दें बोन मैरो होता क्या है, जिसको आप अस्थि मज्जा बोलते हो। क्लियर। तो ये पैदा कहाँ होती है, ये बनती कहाँ है बोन मैरो में। कहाँ पे बोन मैरो। चलिए हम बोन मैरो आपको बता देते हैं। जितनी हमारे लंबी हड्डियाँ हैं, जैसे हाथ की हड्डी हो गई, या पैर जांग की हड्डी हो गई, या मस्तिष्क में कुछ हड्डियाँ हैं, वो हड्डी खोखली होती पता है ना। हड्डी जो खोखली ये हड्डी है, एक बोन है, एक खोखली है, इसके बीच वाले पार्ट को इसको क्या बोलेंगे हम बोन मैरो बोलेंगे। ये बोन हो गया, और इसके बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे बोन मैरो। क्लियर। तो इसके जो दोनों एंड हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसके जो दोनों एंड हैं यहीं पे क्या बनता है आरबीसी। क्या बनता है आरबीसी। और दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा जो भी आपको आगे समझना है, जो बीच वाला पोर्शन यहाँ बनता है डब्ल्यूबीसी। क्या बनता है डब्ल्यूबीसी। क्लियर। क्लियर हो रहा है ना। क्या हुआ, जो बोन होता है, जो लंबी बोन होती है हमारे शरीर में, उसका हड्डियाँ खोखली होती हैं, तो उसके बीच वाले भाग क्या बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के जो दोनों एंड है उस पर क्या बनेगा आरबीसी, और बीच वाले भाग में क्या बनेगा डब्ल्यूबीसी। क्लियर। क्योंकि ये बना है किससे, कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं पैदा भी होती हैं और मरती भी है। तो पैदा कहाँ से हो रही है बोन मैरो से हो रही है। अगर पूछे भ्रूणावस्था में कहाँ बन रही है, तो स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली या यकृत में बन रही है। पैदा होने के बाद कहाँ बन रही है बोन मैरो में, जो आपने समझ लिया। दोनों एंड पे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर ले पता नहीं होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। बीच वाले भाग से डब्ल्यूबीसी बनेगा। ठीक है। और जो इसका वही स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली बोला ना, इसको बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी या ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, इसी प्लीहा को। किसको प्लीहा को, या स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं इसको। क्लियर। ये आप नोट कर लीजिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो इसी प्लीहा को ही बोलते हैं। अच्छा पूछते हैं कि ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, तो इसी प्लीहा को बोलते हैं। अब दोनों इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब 120 दिन के आसपास होने वाला होता है तो ये कहाँ चला जाता है, उसी प्लीहा में चला जाता है। अच्छा इसी दौरान अगर कभी मान लीजिए खून की कमी पड़ गई, तो ये क्या होता है, ये प्लीहा में जाके इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो
डिस्ट्रॉय होता रहता है, लेकिन अगर सडन हमारे शरीर को फिर से ब्लड की ज़्यादा जरूरत पड़ गई तो यही इस पे जो इकट्ठा रहता है ब्लड खत्म होने के लिए, उसको दोबारा ये रिसाइकिल करके पीछे भेज देता है, जो हमारे शरीर की आपूर्ति को पूरा कर देता है। इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसी को दोनों बोलते हैं, कब्रिस्तान भी इसी को बोलेंगे और ब्लड बैंक भी इसी को बोलेंगे। कब्रिस्तान क्योंकि यहाँ लाइन में सब लगे रहते हैं ब्लड खत्म होने के लिए, लेकिन अगर फिर से पीछे जरूर लगता है भाई नहीं हमें भी थोड़ी ब्लड की जरूरत है फिर से, तो क्या करता है इनको दोबारा वापस भेज देता है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान ही बोलते हैं और ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ब्लड बैंक कब्रिस्तान भी क्लियर हो गया आपका। प्लीहा देखिए यही है क्लियर, जो इसके अमाशय के बगल पाया जा रहा है। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, जैसे बोला 90% यही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 50 लाख है, तो आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन तीनों सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? आरबीसी ही पाया जाएगा। ठीक है, इसमें अच्छा पूछते हैं कि ये आरबीसी है रेड ब्लड कार्ड मतलब लाल ब्लड का, इसका रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण, ये आप अलग से याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके कारण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। क्या होता है? हिम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हिम क्या है? हिम क्या है? वो क्या है, इसको बोलते हैं रंग है। ठीक है ना, ये रंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। क्लियर। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, इसी के सेंटर में, इसी केंद्रक में आयरन पाया जाता है। जो ब्लड में पाता है ना, आयरन की कमी हो गई है, तो किसमें? इसी हिम में, या हीमोग्लोबिन का जो एचबी होता है, इसको एचबी से डिनोट करते हैं। कभी कोई ये पूछा कि हीमोग्लोबिन किसको डिनोट करते हैं? तो एचबी से। क्लियर। ठीक है, तो ये इसको क्या करता है? जो वर्णक होता है। क्या होता है? ये वर्णक होता है जो ब्लड को कौन सा रंग प्रोवाइड करता है? लाल रंग प्रोवाइड करता है। क्लियर। ठीक है, ग्लोबिन नाम समझ गया। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अच्छा, आरबीसी के बारे में बहुत खास बात है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद भी है, और जहाँ अपवाद है वहाँ क्वेश्चन जनरेट होता ही होता है। तो इसके दो अपवाद हैं मुख्य, एक होता ऊंट और एक होता लामा। इन दोनों के ब्लड में, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर। ठीक है, पहाड़ पर एक क्वेश्चन ये बहुत टफ होता है, पहाड़ पर चढ़ने पर हीमोग्लोबिन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा? तो उसका क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में। जब आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन लेगा, कम कर देता है। तो जब कम होगा तो जो ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा पहुँचाएंगे ना, जल्दी जल्दी काम करेंगी, तो जल्दी जल्दी काम करेंगी तो बढ़ेगा। तो एग्जाम के पॉइंट में, एग्जाम में यही पूछते हैं कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आरबीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर। आई थिंक आपको आरबीसी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। क्लियर। डब्ल्यूबीसी कितने संख्या पाया जाता है? 5000 से 9000 तक। ठीक है, हाँ। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब हमने बता दिया श्वेत जैसे श्वेत होता है। क्लियर। तो अभी हम देख रहे हैं किसको? डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट को। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट ये कितना पाया जाता है? लगभग 5000 से 9000 पर mm³। आरबीसी कितना पाया जाता था? 45 लाख से 50 लाख, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता था। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, जो कि 5000 से 9000 है। और जो प्लेटलेट्स था तीसरे नंबर, ये प्लेटलेट्स ये कितना पाया जाता है? 3 लाख पर mm³। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट, और सबसे कम क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी, जिसको आप ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं। तो क्लियर। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। आरबीसी कितना होता था? वो होता था 120 दिन। आरबीसी कहाँ मरती थी? प्लीहा में जाके या स्प्लीन में जाके मरती थी। और ये डब्ल्यूबीसी का मतलब ये आरबीसी में ही जाके खत्म हो जाता है, आरबीसी में ही जाके मर जाती है। क्लियर। ठीक है, यह सबसे कम होती है, हमने बता दिया, क्योंकि ये 5000 से 9000 होती है। आरबीसी तो 45 से 50 लाख है, और प्लेटलेट्स भी 3 लाख है। तो इसके बारे में कितना कम है? ठीक है ना। अब जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता था क्या? नहीं पाया जाता था। सिर्फ 2 एक्सेप्शन थे उसके, ऊंट और लामा। उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था, बाकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। हमारे अपने जो आरबीसी है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर। तो इसका क्या है? डब्ल्यूबीसी में लेकिन केंद्रक पाया जाता है। क्लियर। अब ये डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार होता है। डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, और एक होता है कणिका विहीन। तो कणिका जिसका साइटोप्लाज्म में कणिका युक्त दानेदार संरचना पाई जाएगी उसको एक कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी बोल देंगे, और जिसमें नहीं पाए जाते उसको कणिका विहीन बोल देंगे। तो जो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी है उसको भी 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में।
बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। लेकिन जो कणिका विहीन है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो आप समझ लो लिम्फोसाइट्स को छोड़ दो, बाकी जो ये चारों हैं इनका काम एक ही होता है, जीवाणुओं से लड़ना और उनको मार देना। क्लियर। लेकिन जो लिम्फोसाइट का काम थोड़ा अलग है, ये एंटीजन बनाती है, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है हमारा। क्लियर। इसीलिए सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिम्फोसाइट से या मोनोसाइट से, इन दोनों से बहुत पूछा है। मोनोसाइट से क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है, WBC में सबसे बड़ा आकार पूछा था किसका होता है, तो सब मोनोसाइट को लगाएगा नहीं, क्योंकि इसको मोनो मतलब एक दिनाई पड़ता है, इसलिए इसको कोई ध्यान देता नहीं है। जो नहीं पढ़ा वो तो इसको सही मार ही नहीं सकता है। ठीक। क्लियर। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? मोनोसाइट का बड़ा होगा, और सबसे छोटा लिम्फोसाइट का। क्लियर। ये क्या होता है? बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं? जीवाणुओं से लड़ते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट्स क्या करता है? हमारे अंदर एंटीजन बनाता है। क्या? जो रोग आते हैं उससे कवच बना लेता है, दोबारा एक वायरस से रोग जल्दी नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या बनाता है? हमारे अंदर एंटीजन बनाता है। जो HIV रोग होता है वो पूछते हैं किस पे धावा बोलता है? जी हाँ, तो वो इसी लिम्फोसाइट पे धावा बोलता है। लिम्फोसाइट तो कौन से लिम्फोसाइट पे? वो बोलता है टी लिम्फोसाइट पे। किस पे? ये बहुत डीप क्वेश्चन आएगा। ये सब जगह पूछेंगे कि HIV के जो वायरस होते हैं या एड्स के जो वायरस किस पे हमला करते हैं, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? तो WBC को। WBC के अंदर किसको? लिम्फोसाइट को। और कौन से लिम्फोसाइट को? तो टी लिम्फोसाइट्स को। क्लियर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो आपने पढ़ लिया, इसके पार्ट पढ़ लिया। मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? ये WBC में सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट क्या होता है? WBC में इसका आकार सबसे छोटा होता है। ये लिम्फोसाइट क्या बना रहा है? एंटीजन बना रहा है, या इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ाता है। इसी को HIV जो है नष्ट कर देता है, जिससे हमारा शरीर में काफी रोग हो जाते हैं और मर जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इसका इसमें अंदर एंटीजन बनना बंद हो जाता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। क्लियर। जो लिम्फोसाइट है हमने बोला लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स हमारे बच्चों गुहा में थाइमस ग्रंथि होती है, वहां से जो लिम्फोसाइट बनता है उसको टी लिम्फो, टी से थाइमस हो गया, थाइमस ग्रंथि, तो उसको टी लिम्फोसाइट बोल देंगे। और जो हमारे बोन मैरो में बनता है उसको बोलते हैं हम बी लिम्फोसाइट। क्लियर। तो पूछा जाए अगर एड्स किस पे हमला करता है तो टी लिम्फोसाइट पे करता है, जिससे जो है वो इम्यून सिस्टम उसका बन नहीं पाता है, जिससे आदमी मर जाता है। अच्छा, इसका जो है उत्पत्ति कहाँ होता है? बोन मैरो के बीच वाले पार्ट से। क्लियर। जैसे हमने बताया RBC किनारे किनारे से होगा, और हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है उसके बीच वाले भाग से क्या बनेगा? WBC बनेगा। क्लियर। अच्छा, WBC कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एड्स है और ल्यूकीमिया, ये मुख्य रोग है। और जैसे RBC कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एक तो एनीमिया होता है बहुत ज्यादा, और दूसरा पीलिया रोग भी हो जाता। तीसरा बढ़ेंगे प्लेटलेट्स का, जो इसका लास्ट रहेगा प्लेटलेट्स के साथ साथ इसको थ्रोम्बोसाइट्स बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता था, सोचोगे हमने तो ये सुना ही नहीं है। तो थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। थ्रोम्बोसाइट इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 3 लाख पर mm3, जो कि दूसरे नंबर पे। नंबर 1 पे RBC जो 45 से 50 लाख है। नंबर 2 पे थ्रोम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट्स बोल रहे हो, इसको ये कितना होता है? लगभग 3 लाख पर mm3। जब डेंगू रोग होता है या मलेरिया होता है तो यही प्लेटलेट्स कम होकर चला आता है, और जब 50,000 के नीचे आ जाता है तभी तक तो खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। क्लियर। ये चीज़ आप बेसिकली जानते रहिए। होने कितने? लगभग 3 लाख पर mm3। तो जब डेंगू हो जाता है या आपका ये मलेरिया हो जाता है तो डेंगू को ही वो नष्ट करने लगता है। धीरे धीरे जब कम होते हैं और 30,000 20,000 पे रहती है ना, तो आदमी कहीं आँख से, नाक से, मुंह से, जीभ से या पेट के अंदर ही खून निकलने लगता है, ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है। क्लियर ना? तो मतलब ये डेंगू और मलेरिया किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? प्लेटलेट्स को। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर ना? तो ये क्या होता है? इसका मेन काम क्या था? ब्लड को क्लॉट करना। क्या करना? क्लॉट करना, जमाना का। अभी तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था उसमें, उसको बोला था आपने फाइब्रिनोजन को। तो क्या होता है? ये फाइब्रिनोजन के साथ प्रोथाम्बिन के साथ, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स और कैल्शियम, ये सब मिलके क्रिया करके ही ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। तो इसको भी आप याद रखें। इसका मेन काम प्लेटलेट्स का होता है ये ब्लड को क्लॉट करना, स्कंदित करना या जमा देना। अच्छा, ब्लड जम तो जाता है, कभी आप सोचिए कि जब खून बाहर निकलता है तो जम जाता है, और शरीर के अंदर तो बह रहा है, वहाँ क्यों नहीं जम रहा है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस कारण से शरीर से खून बाहर निकलता है तो जम जाता है, लेकिन अंदर तो लगातार बह रहा है, नहीं जम रहा है। तो उसका एक कारण होता है हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? हेपेरिन प्रोटीन। ये बहुत बार पूछा गया, इसको आप ध्यान से अलग लिख लीजिएगा, चाहे दिमाग में लिख लीजिए आप।
कौन सा प्रोटीन है? हेपेरिन प्रोटीन है, जिसके कारण शरीर के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता है, जमता नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर कारण होता है और मलेरिया किस मच्छर कारण होता है? तो डेंगू जो डिजीज होता है, रोग होता है, एडिस एजिप्टाई कारण होता है और मलेरिया होता है एनाफ्लीज कारण। नो डाउट, इसको आप पढ़ते जाओगे। एग्जाम में एक्चुअली प्रेशर भी होता है, तो देखते कंफ्यूज भी हो जाओगे ना, मोस्टली आदमी कंफ्यूज रहता है। तो इसको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, समझ में आ जाए ट्रिक से तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो जैसे डेंगू क्या है? एडिस एजिप्टाई और मलेरिया में एनाफ्लीज। तो इसमें समझिए मलेरिया में ला है और इसमें भी ला है, डेंगू में डा है और एडीज में भी डा है। क्लियर? तो मतलब बेसिक है, सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली सही हिट कर देगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपका आरबीसी क्लियर हो गया पूरा, डब्ल्यूबीसी भी क्लियर हो गया, प्लेटलेट्स भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त परिसंचरण तंत्र को। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? जानते हो, हमारा दिल, हमारा हार्ट जो है पूरे शरीर में खून को भेजता है, पंप करते हुए या रेगुलेट करते हुए। क्लियर ना? तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर का जो शुद्ध रक्त होता है वो कौन लेके जाता है और अशुद्ध रक्त को पता है ना कि खून हमारे शरीर में शुद्ध होकर दौड़ता है, फिर अशुद्ध होता है, फिर लंग्स फेफड़े में जाके फिर शुद्ध हो जाता है, फिर ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। तो ये पूछते हैं रक्त का परिसंचरण सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? धमनी के थ्रू और सिराओं के थ्रू। क्लियर? किसके द्वारा होता है? धमनी के थ्रू और सिराओं के थ्रू। तो जब पूछते हैं शुद्ध रक्त कौन ले जाता है, अशुद्ध कौन ले जाता है, तो धमनी कौन सा रक्त ले जाते हैं? शुद्ध रक्त। और सिराएं कौन सी ले जाती हैं? अशुद्ध रक्त। क्लियर? अब इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। पहले तो आप ये जान लो कि आप थोड़ा कंफ्यूज होगे कि एग्जाम में आएगा तो पता है धमनी शुद्ध ले जा रही थी या सिराएं ले जा रही थी। तो छोटा स्टिक समझ लो, धमनी क्या है? धमनी को धर्म आप बना लो। धर्म का हमेशा शुद्ध होता है, कोई भी धर्म हो वो हमेशा शुद्धता को बताएगा। तो इसलिए अब आप समझ गए कि धमनी का काम क्या होगा? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। क्लियर? अब कंफ्यूजन खत्म। वेरी गुड। और सिराएं मतलब सिराएं का कोशिश हो जाएगा, ये अशुद्ध खून को लेके अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी। क्लियर? अब इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी धमनी है, ये धमनी को आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पल्मोनरी आर्टरीज है या पल्मोनरी धमनी है, ये गंदा मतलब अशुद्ध रक्त को ले जाती है। क्लियर? जो पल्मोनरी मतलब धमनी का काम क्या था? शुद्ध खून को ले जाना। लेकिन एक धमनी है जिसको बोले पल्मोनरी धमनी, ये क्या करती है? अशुद्ध खून को ले जाती है। कहाँ से? अंगों से फेफड़ों में। क्लियर? और ये शुद्ध रक्त कहाँ जा जाता था? फेफड़ों से दिल में या हार्ट में। क्लियर? और पल्मोनरी धमनी क्या कर रही है? आर्गन से, अंग से फेफड़े में क्या ले जा रही है? अशुद्ध रक्त। क्लियर? धमनियां क्या ले जाती थी? शुद्ध रक्त। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, और जहाँ पे अपवाद है वहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, सिराओं के बारे में आप बता ही दोगे। ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त ले जाता है। कहाँ? हार्ट, दिल से फेफड़ों में। फेफड़ों में तो खून शुद्ध होगा ना, फिर जो है फिर वो फेफड़ों में फिर हार्ट में आ जाएगा ना। तो सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? हार्ट से ले जाती है। दिल से कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। और इसका भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स। क्या है? वेन्स माने हो गया सिरा, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स से हार्ट में ले जाता है रक्त को। कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त को। वैसे सिराएं क्या करें? अशुद्ध रक्त ले जा रही है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन्स। इसलिए क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है, क्योंकि आदमी इसको पढ़ के जाता है और पता लगता है एक्सेप्शन पूछ के वही आदमी गलत करके आ जाता है। आई थिंक ब्लड से अब आपका क्वेश्चन कहीं जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन आपको क्लियर होगा। रक्त आप बता लोगे क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। संगठन क्या था? प्लाज्मा से बना है। और किससे बना है? आरबीसी से बना है। मतलब रक्त कोश कौन सा बना? रक्त कोश क्या कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और प्लेटलेट है, ब्लड सर्कुलेशन भी समझ आ गया। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। कोई भी दिक्कत लग रही है या कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप वीडियो को रिवाइंड करके रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप नीचे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बगल पे लाइक करना है उसको आप प्रेस कर दिए, ताकि आपके पास नई नई वीडियोस जो हम अपडेट करते रहे वो आपके पास आती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के पास,
भाइयों के पास जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके पास ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।